विद्यार्थियों को मैं सहृदय धन्यवाद देता हूं और यही कहता हूं कि आप लोग चैनल का फायदा लेते रहें। जितना हो सके अपने साथियों को आप बात शेयर करें। जो विद्यार्थी को पता नहीं है उसे भी खबर करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। अभी स्कूल और कोचिंग खोलने की कगार पर नहीं है। तो हमने पहले भी बोले हैं कि आप सामने हो या चैनल के सामने हो, हम आपसे दूर नहीं हैं, हमेशा आपके नजदीक हैं। या तो सामने बैठकर पढ़ें या चैनल से जुड़े हुए कहीं पर भी आप हैं, उसमें कोनो फर्क नहीं होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो बातें समझाते चलें। आप लोग ध्यान से केवल सुनते रहें। माने पूरी जब तक कि क्लास समाप्त नहीं हो जाती है तब तक उसे सुने, झुके मत। आप सुनते हैं तो आपको बड़ा ही फायदा करेगा। और अगर ये नहीं कि उसे एक भाषण के रूप में अगर समझ जाते हो तब तो फायदा नहीं हो पाएगा। नहीं जी, अगर भाषण नेता की भाषण जैसा अगर इसको लेते हो तो फायदा होगी। लेकिन अगर एक एक बात समझाते हो उसको ध्यान से अगर सुनते चले तो आपको जो फायदा मिलना चाहिए वो सारा फायदा मिल जाएगा। देखिए, हमने केमिस्ट्री के जो पिछले क्लास जो चल रहा था वह चैप्टर का नाम था कार्बन और कार्बन का यौगिक। लेकिन अब तक जो हमने आप लोगों से जो चर्चा कर रहे हैं वो अभी कार्बन तक ही सीमित है। बतलाए थे कि कार्बन में एक ऐसी गुण है जिसके कारण कार्बन इस प्रकृति में, दुनिया में भिन्न भिन्न रूपों में है। लेकिन जहां भी है वह ठोस की अवस्था में है। लेकिन कार्बन की जो ठोस रूप है उसे हम दो भाग में बांट दिए थे, जिसमें एक क्रिस्टलीय था और दूसरा अक्रिस्टलीय था। इतना सारी बातें सब हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोग कॉपी पर नोट भी कर चुके हैं। तो आज उसी क्रिस्टलीय, जिसको रवेदार कहते हैं, अपर रूप है, उसी रवेदार अपर रूप की कहानी हम करने जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, लेकिन इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब जब कर लिए तो आइए अब कहानी हम शुरू करते हैं। बतलाए थे, आप लोगों को याद होगा कि कार्बन के रवेदार अपरूप में हम तीन पदार्थ का नाम लिया था, जो एक कार्बन के एकदम शुद्ध रूप है, याद रखिएगा। वह बतलाए थे, पहला हीरा था, दूसरा ग्रेफाइट था और तीसरा फुलेरिन था। एक दिन का नाम दिया था। आज उसी की चर्चा हम बारी बारी से कर रहे हैं। हालांकि हीरा की संरचना हम पहले भी बताए थे, लेकिन फिर चूंकि थोड़ा ज्यादा दिन हो गया इसलिए आपके दिमाग से उतर गया होगा। तो हीरा की रवा माने ठोस, ठोस रूप में हीरा होता है। और हीरा के भीतर जब हम चेक किए, जांच करते हैं तो देखते हैं कि हीरा के अंदर जितना भी कार्बन है उस कार्बन में एक कार्बन इसके केंद्र में है और बाकी कार्बन चारों ओर शीर्ष पर है। जैसे चतुर्भुज का शीर्ष होता है उसी तरह से देखिए शीर्ष पर है। पहले बता चुके हैं कि प्रत्येक कार्बन चाहे हो सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। माने कार्बन की बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वह 4 होता है। तो चरचर इलेक्ट्रॉन देखिए सबके पास है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। और इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन और जरूरत होती है। तो पहले ही बता चुके हैं कि अगर किसी तत्व की परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी परिस्थिति में और 4 पूरा करने के लिए वह अन्य परमाणु के साथ प्रायः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो बीच केंद्र में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इस कार्बन के साथ कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से किया, एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से किया और एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहां से किया। तो कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ बताओ शेयर में चला गया, तो 4 इसका अपना था, 4 साझा में लाया तो 4 और 4 8 इसका हो गया। इसी तरह से एक कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन था, ये 4 परमाणु के साथ देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके, यानी इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड कहते हो ना। कौन बॉन्ड कहते हैं? जहां 2 परमाणुओं के बीच में अगर एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो बोले थे कि सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता तो डबल बॉन्ड बनता, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करता तो ट्रिपल बॉन्ड बनता। लेकिन यहाँ पर 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बना है। तो यहाँ इसी तरह से इसका भी चारों इलेक्ट्रॉन देखिए, एक इलेक्ट्रॉन 4 कार्बन से जुड़ गया। ये भी देखिए 4 सहसंयोजक बंधन बनाया, ये भी 4 को सहसंयोजक बंधन बनाया, ये भी 4 सहसंयोजक, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु जो देख रहे हो वह 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है और वो भी सिंगल बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंधन। अभी कार्बन परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड देख रहे हो, ये बॉन्ड की लंबाई बहुत ही छोटा होता है। और बताएं बॉन्ड का नियम कि जो बॉन्ड जितना छोटा होता है वह बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। अब यहाँ पे 2 कार्बन परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड की लंबाई बहुत ही छोटा होता है, इसलिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा। हो सकता है बॉन्ड नहीं भी टूट सकता है। और बॉन्ड जब मजबूत है, इसलिए हीरा जो है वह सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। बात समझ रहे हो? किसी पदार्थ के कठोरता के पीछे कारण है उसका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी। जिस बॉन्ड की लंबाई छोटा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। माने बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, वह आसानी से नहीं टूटेगा। तो दुनिया में जितना परमाणुओं के बीच जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड में ये आपका हीरा में जो बॉन्ड होता है वह बॉन्ड मजबूत होता है, इसलिए हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। क्या मानते हैं? कठोर मानते हैं। माने हीरा सबको काट देता है, लेकिन हीरा को कोई काट नहीं सकता है। हीरा काटे नहीं जाते हैं, उसको तराशा जाता है। रगड़ भले ही कर सकते हैं, और हीरा के बीच रगड़ करके और उसको कटिंग करते हैं। बात समझ रहे हो? एक निश्चित आकृति बना लेते हो तुम, लेकिन किसी लोहा से, सोना से, चांदी से ये कटता नहीं है। छेनी लगाओगे छेनी कट जाएगा, लेकिन हीरा नहीं कटता है। बात समझ रहे हो सब लड़के? तो हीरा में देखिए कार्बन जो दिख रहा है इतना दूर दिए हैं, ये कार्बन एकदम नजदीक सटल रहता है। इसलिए अगर हीरा को तुम गर्म करते हो तो गर्म करने का मतलब जैसे बाहर से उष्मा दीजिएगा, उसमें एक कार्बन को जैसे उष्मा मिलेगा वह फट से उष्मा दूसरे कार्बन में चल जाता है, दूसरा से तीसरा में चल गया, तीसरा से चौथा में चल गया, चौथा से पांचवा में चल गया। यानी हीरा के रवा के भीतर में यानी ऊष्मा जो है वह देखिए तेजी से भागता है। इसलिए कहते हैं कि हीरा जो होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का सुचालक। माने हीरा में ऊष्मा का संचरण होता है। बात समझ में? हीरा में ऊष्मा का संचरण होता है।
नहीं होता है। तब विद्युत का संचरण का नहीं होता है। तब तुम लोग को सभी बच्चों को फिजिक्स में बता रहे हैं कि विद्युत का संचरण उसी पदार्थ में होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। लेकिन हीरा की रवा को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखने पर यही मिलेगा कि हीरा में किसी कार्बन परमाणु के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैसे देखिएगा, अब बताओ कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन बताओ बॉन्ड बनाने भाग लिया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल गया, एक यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, एक यहाँ चल गया। तब चारों इलेक्ट्रॉन जब इसका यहाँ पर आ गया तब क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा? अब तुम इसको ऊर्जा भी देते हो, तब जब तक कि बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक इलेक्ट्रॉन फ्री होगी? नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्री होगा तो बताओ इसमें क्या करंट सप्लाई होगी? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, नॉन कंडक्टर बोलते हैं। माने हीरा से होकर करंट नहीं जाएगा लेकिन ऊष्मा जाएगा। याद कर रहे हैं वैसे बच्चे ने? अब देखिए, याद कीजिएगा कि हीरा के बारे में बता रहे हैं तो मार्केट में जो हीरा बिकता है जिसका लोग गहना आभूषण बनाता है वह जनरली अशुद्ध हीरा होता है। अगर हीरा अगर शुद्ध रहेगा तब समझिए कि शुद्ध हीरा कलरलेस होता है, उसमें कोई कलर नहीं होता है। रात के अंधेरा में कहीं हीरा को रख दोगे वो चमकेगा नहीं। जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो हीरा में समझिए कि कोई रंग नहीं होती है, कोई चमक भी नहीं होती है। ये बात याद करना, हीरा में चमक जब भी है तो वह प्रकाश की उपस्थिति में। आप लोग के फिजिक्स में जब हम बता रहे थे अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक में यही बता रहे थे कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो अपवर्तनांक अधिक होता है इसका मतलब कि प्रकाश की चाल बहुत कम होता है। अगर हीरा पर प्रकाश मारोगे भी तब प्रकाश की किरण इंटर तो कर जाता है लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वह प्रकाश की किरण देखिए वापस लौटने लगता है, इसलिए बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। बात समझे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो फिजिक्स में बताए हैं तो हीरा में भी समझिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण वो देखते हो प्रकाश की उपस्थिति में थोड़ा सा भी हिलता है तो जगमगाने लगता है। आपको 7 रंग जो सूर्य की प्रकाश में 7 रंग है वह सतरंगा दिखाई पड़ता है हीरा, लेकिन हीरा का अपना कोई रंग नहीं होता, याद रखिएगा। तो शुद्ध हीरा रंगहीन होता है लेकिन पारदर्शी मानिएगा। भले ही उसका अपवर्तनांक उच्च है इसलिए पार नहीं किया, लेकिन ऐसे पारदर्शी मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? पारदर्शी होता है। इसके बाद याद करिएगा कि हीरा की संरचना अगर पूछता है कि बनावट आकृति कैसा होता है, वही बोलते हैं चतुष्फलकीय होते हैं, 4 फलक होता है। फलक मन समझते हो ना, सतह। तो 4 सतह होते हैं, जैसे कि इस मकान में 6 सतह है, ऊपर में छत है, नीचे में फर्श है, 4 वो दीवार है, तब कहता है कि 6 फलक है। षष्ठ फलकीय कहते हो, लेकिन हीरा में 4 फलक होता है इसलिए चतुष्फलकीय कहते हैं। बात समझ आए? ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होता है। विद्युत के सुचालक नहीं कुचालक चुनिएगा, लेकिन ऊष्मा के सुचालक होता है। हीरा प्रकृति का कठोर पदार्थ होता है क्योंकि हीरा में कार्बन परमाणुओं के बीच का जो बंधन होता है वह बंधन काफी मजबूत होता है। बात समझ रहे हैं? तो अब देखा जाए तो हीरा में जो चमक हुआ है उसके बारे में समझ गए, लेकिन हम लोग जो हीरा यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में जो यूज करते हो वह हीरा शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध हीरा होता है। तो अशुद्ध हीरा समझिए हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ? जैसे फोटो मेकर के पास गया होगा, फोटो मढ़ाने के लिए आपके खिड़की घर के खिड़कियों में कांच लगते हैं, तो देखिए कांच लगाने वाला मिस्त्री एक कलम जैसा लेकर आता है,
उसके आगे में काला गोट हीरा लगा रहता है। क्या रहते हैं? काला गोट हीरा। और उसी हीरा से देखता है वो कांच को फट से काट देता है। जैसा साइज का काटना होता है वो फट फट यानी कि देखते हैं काट देता है। तो समझिए काला गोट हीरा है जो अशुद्ध हीरा है। इसी अशुद्ध हीरा का उपयोग होता है, कोई पत्थर है और पत्थर में छेद करना है, तो पत्थर में छेद करने के लिए ऐसे लोहा का औजार भी काम करता है। आप छेनी मारते हैं तो देखता है पत्थर टूट जाएगा, लेकिन हीरा से अगर चाहिए तो जैसा साइज का छेद होना चाहिए उस साइज का छेद कर सकते हैं। तो पत्थर में छेद करना है, पत्थर पर चमक लाना है, पॉलिश करना है, ये सब जगह इस्तेमाल करते हैं काला गोट हीरा का। तो ये बात याद करेंगे कि हीरा का अगर गुण पूछता है कोई आदमी तो हीरा का गुण ये सारा बताइएगा। हीरा पर अम्ल का, भस्म का एक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर हीरा को वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करोगे तो ये जलना शुरू हो जाएगा और हीरा जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हीरा कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। पास में सब लड़के ना, लड़कियां कोई दिक्कत? चैनल से जुड़े कोई लड़के, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो चलिए, तो हीरा की गुण पूछेगा, हीरा की विशेषता पूछेगा, तो ये सारा बात जो आप लोग को सामने लिखे हैं ये सारा बात आपको एग्जाम में याद रखना है। लेकिन वही देखिए बात रही ग्रेफाइट का, तो ये देखिए ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रवेदार अपरूप है। अब रवेदार अपरूप है ग्रेफाइट, जिसकी उत्पत्ति हुआ ग्रेफाइन से। एक ग्रेफाइट जब पहाड़ों पर शुरू लोगों को मिला तो ये जाकर के जब जमीन पर गिरने लगा तो एक लाइन खिंचा दिया। लोग समझा कि इसका मतलब कि इससे पढ़ाई लिखाई का काम हो सकता है, और वही ग्रेफाइट का इस्तेमाल लोग आज हम लोग पेंसिल में लिखने के रूप में कर रहे हैं। तो ग्रेफाइट की संरचना जो है वह हीरा से हट करके है। ग्रेफाइट की संरचना एक जाल जैसा है, जैसे मकड़ी की जाल देखे हो उस मकड़ी की जाल की जैसा होती है। इसकी संरचना देखोगे तब परत दर परत होता है। एक परत यहाँ है तो दूसरा परत एक नीचे है, इसके बाद यहाँ है तो फिर यहाँ है। एक परत की कार्बन और दूसरे परत की कार्बन एक वंडर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा रहता है। तो पूछ देगा कि बताओ ग्रेफाइट के परतों के बीच में कौन सी बल काम करता है, तो वहां पर बोलिएगा सभी लड़का लड़की कि वांडर वाल्स। तब वांडर वाल्स बल, इसको याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। कहां याद करिएगा कि ग्रेफाइट के दो क्रमागत लगातार परतों के बीच में लगने वाली बल को कहते हैं। तो आप बोलिएगा कि वंडर वाल्स बल कहते हैं, जो सबसे कमजोर बल होता है। अब देखिए ये जो बता रहे थे ग्रेफाइट की संरचना में कि इसकी आकृति षष्ठकोणीय दिखाई पड़ेगा। कैसा षष्ठकोणीय? इसलिए कि इसके रवा में दिखता है कार्बन इस तरह से आपका स्थित है, और इस तरह से सभी कार्बन मानते एक परत में दिए हैं। इस परत के ऊपर एक परत है, उसके ऊपर एक परत है, तो इसमें जितना भी देखिए कार्बन है, अब प्रत्येक कार्बन के पास अगर हम लोग कहते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन ये है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो यहाँ पर ध्यान दिएगा सभी लड़का लड़कियां, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से देखा जाए, अब यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका देखा जाए इस तरह से हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कि प्रत्येक कार्बन के पास में कितना इलेक्ट्रॉन था? 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इस चारों इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दीजिए। इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इधर भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, बाकी बताओ अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचल है कि नहीं है? नहीं बचल है।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम लोग पूरा करना शुरू कर दें तब प्रत्येक कार्बन के परमाणु यहाँ तीने वो कार्बन परमाणु से जुड़ल है। इसके निकट में देखिए तीने कार्बन है, एक देखिए कार्बन के निकट ई कार्बन है, ई कार्बन के निकट ई कार्बन है और इसके निकट ई कार्बन है। तो यहाँ दो कार्बन परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बना, लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ही कार्बन है, ये चार को कार्बन से देखिए जुड़ल है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है ये बताओ तीनों कार्बन से जुड़ल है कि नहीं, दोनों में अंतर पड़ गया। अब समझिएगा इसका मतलब कि इसमें प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन इसी तरह से बच जाता है, जो आपका बाहर से ऊर्जा देते हैं यही इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक माना जाता है। किसका सुचालक? विद्युत का सुचालक। तब विद्युत का सुचालक हो गया, इसके पीछे एक कारण रहा, लेकिन ये विद्युत का कुचालक हुआ, इसके दोनों कारण समझ गए। ये देखिए बताए हैं पहले कि जो पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है तब समझना कि निश्चित है कि ऊष्मा के भी सुचालक होगा। अगर विद्युत का सुचालक है ऊष्मा का सुचालक होगा, लेकिन अगर ऊष्मा का सुचालक है तो ये कोई जरूरी नहीं कि विद्युत के भी सुचालक होगा। जैसे हीरा में देखा कि हीरा ऊष्मा के सुचालक है लेकिन विद्युत के कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट अगर विद्युत के सुचालक है तो समझिए कि ऊष्मा के भी सुचालक होगा। इतना ही नहीं, एक ग्रेफाइट में देखते हैं इसकी संरचना तब परतदार है, एक परत के ऊपर दूसरा परत फिसलन करते रहती है, फिसलते रहता है, इसलिए एक ग्रेफाइट का देखिए पाउडर देखा होगा चूरने और हाथ में लेकर कैसे करोगे तब फिसलेगा। अब फिसलन वाला होता है, इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग स्नेहक के रूप में करते हैं। देखते हो भारी भारी जो गाड़ियां होती है उन गाड़ियों के पार्ट पुर्जों के बीच में जो घर्षण होता है उस घर्षण को कम करने के लिए वहां पर ग्रेफाइट का बुरादा या ग्रेफाइट का पाउडर डालते हैं। बात समझ रहे हो? लेकिन ये बताइए इसके बारे में ऐसी बातें बोले हमने नहीं बोला। ये हीरा प्रकृति का कठोर पदार्थ है, लेकिन देखता है सभी लड़के आप लोग अपने औजार बॉक्स में कटर रखते हो, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कटर रखते हो और उस कटर से पेंसिल को जब छीलते हो तब देखता है वहां ग्रेफाइट भी आसानी से छिला जाता है। होता है कि नहीं? इसका मतलब है कि ग्रेफाइट कोमल प्रकृति का होता है और कोमल प्रकृति के होने के पीछे यही कारण होता है कि एक कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है एक कमजोर बॉन्ड होता है और इसलिए एक कोमल माना जाता है। बात समझ गए? ग्रेफाइट की और भी कहानियां भी है जो हम अगले क्लास में करेंगे। आज इतना तक कंप्लीट करके रखिएगा, फिर शेष बातें जो है वह कल करेंगे। तो आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट।